गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग यहाँ पर इसलिए मिल रहे हैं कि अपन को जो अभी पेपर हुआ है संडे को नीट 2026 उसमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्पेशली फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसका सॉल्यूशन आज हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है आपका, देखिए क्वेश्चन है कि इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस Bi3+ is detected by appearance of precipitate of BiOOH solid. Calculate pH when the following equilibrium exists. आपको बेसिकली क्या बताना है? pH बताना है। क्या बताना है? pH बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने इक्वेशन लिखी है, तो ये तो सॉलिड है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन माने तो क्या हम इसको x और x मान सकते हैं? क्योंकि कॉमन सी बात है, इसमें से जो भी निकलेगा वो x और x बनेगा। अगर ये x बनेगा तो क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू आने वाली है वो x² आने वाली है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई √k एंड k की वैल्यू कितनी गिवन है? 4 × 10⁻⁻10। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 एंड x को ही क्या हम बोल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ गया है 2 × 10⁻⁵। क्लियर है? अगर OH आ गया है तो सबसे पहले हम लोग POH निकाल लेते हैं, देन POH से pH 14 से घटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से करेंगे log, तो ये हो जाएगा log OH माइनस विच इज इक्वल्स टू log 2 -5। उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है POH 5 - 0.3। POH आ गया है आपका 4.7। अगर POH 4.7 आया है तो बताइए pH कितना आएगा? कॉमन सी बात है, 14 - 4.7 अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा? 9.301। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर। तो ये कुछ आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि when 1 dm³ of CO2 gas is passed over hot coke, the volume of gaseous mixture after complete reaction at STP becomes 1.4 dm³. The composition of the gaseous mixture at STP. तो देखिए हॉट कोक का यहाँ पर मतलब क्या है? सबसे पहले आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए कि ये है CO2 में जब हम लोग कार्बन बेसिकली सॉलिड फॉर्म में मिलाते हैं तो यहाँ से बनता है 2CO। इसको बोलते हैं हॉट कोक रिएक्शन। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर डेटा क्या गिवन है? डेटा कह रहा है कि अगर हम लोग एज्यूम करें, समझना, एज्यूम करते हैं कि भैया ये कुछ क्या हो जाएगा, ये 1 है। क्या है यहाँ पर? 1, क्योंकि गिवन है 1। तो फिलहाल तो ये सब 0 होगा। फिर 1 में से अगर x निकल रहा है तो यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है? 2x। एंड टोटल आफ्टर t टाइम बाद कितना हो गया है? 1.4। तो क्या यहाँ से आंसर हो जाएगा 1.x + 2x की वैल्यू हो जाएगी 1.4। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू 0.4 आ जाएगी? क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर x की वैल्यू 0.4 आ गई है तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये कितना रिमेनिंग है? 1 में से 0.4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.6। एंड 0.4 का यहाँ पर डबल कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.8। इसका मतलब 0.8 dm³ क्या हो जाएगा? CO। कहीं पर आंसर दिख रहा है 0.8 CO, ये वाला ऑप्शन है, एंड 0.6। देखिए आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलें। तो अगला क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब बेसिकली क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है। तो देखिए 3D, P, S और F, और आपको पता है कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें L, तो वो तो फिक्स होता है क्योंकि कितना होता है? 0, 1, 2, 3। तो अगर हम लोग S की बात करें तो L की वैल्यू 0 हो जाएगी, P की बात करें तो L1 हो जाएगा, D 2 हो जाएगा और F कितना हो जाएगा? 3। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको नंबर दिख रहा है 3, 2, 4, 5, यही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, जो भी सीक्वेंस है आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैच द कॉलम है और अपन को बताना है कि ये जो कैटलिस्ट लिखा है कि ये ट्रांजिशन मेटल पे किस प्रिपरेशन पे यूज होता है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है आपका V2O5। तो अगर आपने NCERT का P ब्लॉक पढ़ा है तो स्पेशली वहाँ पर प्रोसेस है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसका यूज करते हैं बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। तो चेक करिए कहीं पर लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो ए का कौन सा ऑप्शन आने वाला है बेटा, थर्ड ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद Fe की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो Fe होता है वो कहाँ पर जाता है, Fe होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस। कहाँ पर होता है, हैबर प्रोसेस। तो अगर हैबर प्रोसेस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट। तो अगर इसी सीक्वेंस में PdCl2 एंड Ni कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक वॉकर प्रोसेस है, और हम लोग अगर इसमें मैच द कॉलम चेक करते हैं तो देखते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस का क्या होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन। तो देखिए ए का थर्ड ऑप्शन कौन सा है, या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। फिर हम लोग बी में चलते हैं तो बी वाला कौन सा है बेटा, Fe में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो बी का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया है बेटा, आंसर नंबर डी आ गया है। और देखिए उसके बाद सी का आंसर क्या है, फोर्थ है। क्या चीज क्लियर है। तो मैच द कॉलम क्वेश्चन की खास बात यही है कि अगर आपको पूरा नहीं भी पता है तो भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या चीज क्लियर है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ClF3। आपको ClF3 के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग ClF3 का डायग्राम बनाएं तो देखिए डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये है आपका ClF3, ठीक है। आपको पता ही होगा कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sp3d। क्या हो जाएगा, sp3। कैसी ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है आपकी टी शेप। और आप देखिए यहाँ पर टी शेप ज्योमेट्री है एंड नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पर 2 होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ट्रायगोनल पैरामिडल गलत है, टी शेप ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर ऑफ Cl बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। क्या है चीज क्लियर है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट द EMF ऑफ हाफ सेल, और आपको कुछ डेटा गिवन है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि आप देखो ये जो है ये है रिडक्स, ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है आपका, H2 से H+ जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू ई सेल, ऐसे लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पर लिखते हैं log Q, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो फिलहाल अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से आंसर क्या आ जाएगा आपका H2 गैस। और अगर हम इस डेटा को इसके अंदर रखते हैं तो पता है क्या आएगा, ये आ जाएगा log ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना गिवन है बेटा, 2 atm। ये कितना गिवन है, 0.02। आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेटा पुट करने के बाद, क्योंकि ये कितना है बेटा, ये तो 0 है, तो यहाँ से E की वैल्यू आएगी माइनस 0.109 वोल्ट। लेकिन ये रिडक्शन पोटेंशियल है और उसने क्या पूछा है, आपको सेल जो बताना है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। देखो H2 से H+ जा रहा है, तो आप अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.109 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बेसिकली आपको डेटा पुट करना है और डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। क्या चीज़ क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स में सीधे सीधे आपको बोला गया है कि आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। तो अगर आपको nth ऑर्डर पता है, nth ऑर्डर का फॉर्मूला पता है, तो अपन बहुत आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो देखिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है nth ऑर्डर में, इसका जो होता है ये होता है मोल्स अपॉन लीटर की पावर 1 - 1 इंटू टाइम इनवर्स। अब टाइम की जगह आप सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ऑप्शन पुट करते जाइए, जैसे ही आपने n की वैल्यू 0 रखा तो 0 ऑर्डर की जो यूनिट आएगी वो आएगी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो 0 ऑर्डर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है बेटा, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका मतलब ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया है, ठीक है।
फर्स्ट ऑर्डर में जैसे ही 1 रखोगे यूनिट सिर्फ सेकेंड इनवर्स बचेगी, इसका मतलब सेकेंड का जो आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। तो सेकेंड का जो ऑप्शन है बी का थर्ड, देखिए ये ऑप्शन वाला ऑप्शन भी क्या हो गया है, कैंसिल। तो सिर्फ अपने पास 2 ऑप्शन ही बचे हैं। ऐसे ही आप n की वैल्यू 2 रख दीजिए, n की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन मैच होने वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आपको ये पता है तो ही ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये तो बेसिक है, आप पीरियोडिक बोलिए, बॉन्डिंग बोलिए, डी ब्लॉक बोलिए, कहीं से भी कह सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और इतना सिंपल भी नहीं आना चाहिए था। तो बोला गया है द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट Ti+2, और ये 3d2 लिखा है, ये यहाँ पर है बेटा 3d2। तो देखो अगर 3d2 है तो फॉर्मूला क्या होता है म्यू का, म्यू का फॉर्मूला होता है √n × n+2। अगर ये 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3d2 है ना, तो 2 रखोगे तो आंसर आएगा √8। √8 का मतलब हुआ √9 की वैल्यू होती है 3, तो 3 से जो सबसे कम हो, 3 से छोटू सा कम हो, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.84। तो इसका आंसर है 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बल्ब इज रेटेड एट 150 वॉट converting 8% energy into light if energy of 1 photon is इतने जूल है, how many photons are emitted by bulb per second। तो देखिए सबसे पहले अगर अपने पास 150 वॉट है तो 150 वॉट में क्या करेंगे, 150 वॉट को जूल भी लिख सकते हैं पहली बात। उसके बाद क्या करेंगे, 150 का 8% निकालेंगे। तो देखिए 150 × 8/100, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आने वाला है 12 वॉट। इसी को हम लोग बोल सकते हैं 12 जूल। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो बताइए 12 वॉट में कितने फोटोन, मतलब क्या बोलते हैं, हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड। हाँ, तो कितने फोटोन एमिट होंगे पर सेकेंड में। तो बहुत ही सिंपल है, आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाई 4.42 × 10⁻⁻19। तो आपको दिख रहा है कि 10⁻19 हो जाएगा, ये 4 × 3 के आसपास, मतलब 3 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2.71 × 10⁻19। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो एक तो ये हो गया, ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। अपने पास कह रहा है कि देखो एक सॉल्ट है, कोई होगा एनायन या कटायन, जो भी एनायन है, उसमें हमने ऐड किए H2SO4, और जैसी H2SO4 ऐड किए विच गिव कलरलेस वेपर्स हैविंग अ स्मेल ऑफ विनेगर। जैसे ही विनेगर आया सीधे सीधे दिमाग में क्लिक कर चुका है और आपका आंसर आ चुका है कि विनेगर तो सिर्फ एक ही का होता है जिसका नाम है एसीटेट। क्या आपको क्लियर हो रहा है? तो अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COO- में अगर आप मिलाएंगे H2SO4 तो यहाँ से बनेगा CH3COOH प्लस HSO4 माइनस, बिना मतलब आपको अगर सॉल्ट में कुछ भी नहीं आता है, और ये तो हम लोग के घर में ही होता है, विनेगर यूज़ करते हैं अपन लोग खाने में, तो ये तो सब बच्चों को वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, विनेगर लाइक स्मेल का आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। क्या चीज़ क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो बोला गया है कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, जो एटम अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता वो पी पाई ही बनाता है। ध्यान रहे कि भाई उसके पास इतनी ताकत भी होनी चाहिए, जैसे कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो जब तक ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा तब तक डी तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। फिर बोला गया ECl3 बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इज अ मोनोमर व्हेन, अगर E = B है, एंड डाइमर इफ E = Al है। बिल्कुल सही है। आप देखिए यहाँ पर बेटा BCl3 बन जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है Al2Cl6, तो डाइमर हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, बी मतलब सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड है ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीजन स्टेट। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो -2 से +2 होता है। आपने सुना भी होगा सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड,
ठीक है, डाईफ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। अब अगर ये आंसर आ ही गया है तो यही सही होगा, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल्दो +3 ऑक्सीजन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन इन लैंथेनॉइड, बिल्कुल सही है। सीरियम विल शो +4 ऑक्सीजन स्टेट, क्यों? इसका रीजन बेटा ये है कि जो C+4 होता है वो हो जाता है 4F0, 5D0 और 6S0। जब सब कुछ जीरो हो जाएगा तो लाइक इनर्ट की तरह, इनर्ट गैस या इनर्ट एलिमेंट की तरह ये मतलब रिएक्ट करेगा। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं ये +4 भी शो करता है। तो आंसर हो जाएगा आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन, 3 के बाद वाला, इट एक्वायर्स 4f इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सीधे सीधे दिख रहा है ऑप्शन 4 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, मतलब बेसिकली अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो डायरेक्ट आंसर था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम यूरिया। तो सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और हमें अपन को जो ज़रूरत है कि इसमें 4 हाइड्रोजन हैं। क्लियर हो रहा है? तो चलिए, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोल। तो फॉर्मूला सुनिएगा, मोल में मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। तो एक्चुअल में जो आंसर आने वाला है वो ये आने वाला है। ठीक है, ये है आपका एटम। अब इसको अगर सॉल्व करें तो मोल कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। Na की वैल्यू 6 × 10⁻23 एंड एटॉमिसिटी हो गया 4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आने वाला है 2.168 × 10⁻23 इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए, PC2H5 का होल थ्राइस एंड AsC6H5 होल थ्राइस फॉर्म d-pi बॉन्ड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एज अ लिगेंड वर्क कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन कैन फॉर्म d-pi बॉन्ड। बहुत ही वाहियात टाइप का स्टेटमेंट है, बिकॉज इसलिए कि ना तो नाइट्रोजन की कैपेसिटी है कि अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सके और ना ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। तो ये d-pi कभी नहीं बनेगा। बनना है तो कौन सा बॉन्ड बन सकता है, मैक्सिमम p-pi। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब उसने पूछा है इनकरेक्ट, तो यही हो गया फिर तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फिनोल्फ्थालीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो देखो, सबसे पहले अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं तो ये होता है H2C2O4, और जब भी ये होगा तो pH जो होगा वो <7 हो जाएगा। इसका मतलब एसिडिक हो रहा है। तो इस टाइम पे जब फिनोल्फ्थालीन यूज करेंगे तो कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस। लेकिन अगर आप यहाँ पर NaOH लगा देंगे तो NaOH के साथ जो pOH आएगा, NaOH के साथ जो pH आएगा वो >7 हो जाएगा, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिक में फिनोल्फ्थालीन पिंक हो जाता है। तो जो आंसर आएगा वो कलरलेस टू पिंक आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया है, इसको थर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला है मैच द फॉलोइंग है। आपको बताना है बेसिकली सिग्मा एंड पाई। तो देखिए, बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर है। C2H4 लिखा है तो आपको पता है कुछ ये ऐसा बन जाएगा C2H4 का डायग्राम। तो 1 2 3 4 5 5 सिग्मा 1 पाई। तो 5 सिग्मा 1 पाई। तो ए का आंसर क्या आ रहा है बेटा, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। तो कितना सिंपल है, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं किया, डायरेक्ट आंसर। इसका मतलब आगे आपको चेक ही नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ चुका है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एट अ सर्टेन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड by the system and work of 200 joule is done by the system। अच्छा, by the system है, माइनस हो जाएगा। then internal energy of the system is, तो देखो फॉर्मूला होता है डेल्टा U which is equals to Q plus W। तो Q है 500
और ये निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव कितना आंसर आएगा 200, तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी 300। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी 2 ऑप्शन है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आए हैं इस साल। उसके बाद है बोला गया है मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म। तो देखो अगर हम लोग मीथेन की बात करते हैं तो CH4 में क्या मिलाना है, स्टीम मिलाना है, मतलब वाटर हो जाएगा और यहाँ से आएगा CO प्लस H2, और अगर हम लोग इसकी बैलेंसिंग कर दें तो ये हो जाएगा 3H2। बिल्कुल ठीक है, CO और ठीक है 3H2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। याद होगा तो ही होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद द करंट 1.5 एम्पियर, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड इज। ये जो रूल है याद करिए, ये है फैराडे फर्स्ट लॉ, जिसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू ZIT। क्या होता है, W इज इक्वल्स टू ZIT। और यहाँ पर Z को लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई फैराडे, ठीक है, इंटू I इंटू T। और आपको पता ही होगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो आई थिंक आपका आंसर आ चुका है 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैराडे की वैल्यू गिवन है 96487। I कितना है, I है 1.5 एंड टाइम कितना है 10 मिनट, तो इसको लिखना है 600। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.2938। क्या चीज़ क्लियर है, अप्रॉक्सीमेट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 फैराडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आगे चलें। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। टोटल स्टेटमेंट 5 है, हाँ देखिए एक इधर भी लिखा हुआ है, तो टोटल 5 स्टेटमेंट है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कभी भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में आंसर भिड़ाने होंगे, क्योंकि ये पेपर नीट का है और अपने पास समय की वैसे ही बहुत कमी होगी इस पेपर में। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका, अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए डी ऑप्शन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर। बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है जब प्रेशर डिक्रीज होगा, गलत है। प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, याद रखिए घर वाला सिलेंडर जो आपका होता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद लिखा है एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा जो मछलियां होती हैं फिश वगैरह, वो ठंडे पानी में ज़्यादा सर्वाइव कर सकती हैं एज कम्पेयर टू गर्म पानी। अब किसी को खौलते हुए पानी में अगर आप फिश को रखोगे तो पक जाएगी, बेसिकली मर जाएगी, तो ठंडा पानी उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो डी तो गलत है, ये सही है। ए और बी भी चेक करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ए एंड बी द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है तो ये यहाँ पर गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एन बी। इसका मतलब डी और ई गलत है, तो डी और ई गलत है, तो देखिए ये तो बहुत ही गलत हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, अब अपने पास ऑप्शन है ए बी, ए सी एंड ए बी सी, तो जिसमें से हम लोगों ने क्या सी को चेक कर लिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है। ए और ए सेम है तो बी चेक कर लेते हैं और अपना ऑप्शन मैच हो जाएगा। क्यों जबरदस्ती पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो बी है द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml इज इतना। तो देखो क्या होगा मोल्स, तो 5/40, वॉल्यूम कितना है 450, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आने वाला है 0.278। बिल्कुल सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, ए बी एंड सी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्या चीज़ क्लियर है, आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फॉर्म्स राउल्ट्स लॉ। ये तो क्लास में लिखाया जाता है, याद करना होता है। याद रख करिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, इसमें जो H है बेटा वो एसिडिक है, इसमें जो H क्या है आपका एसिडिक है। तो अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसका रफली डायग्राम बना देते हैं। ये रहा H, और एसीटोन क्या होता है CH2CO CH2। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें, ये देखिए ऐसे, ठीक है,
तो एसीटोन में ये वाला जो बॉन्ड होता है O और H के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बोला गया है एट 298 केल्विन द सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस एंड HX। ठीक है, उसके बाद Kb है फॉर X माइनस गिवन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर वीक एसिड है, तो अगर ये वीक एसिड है तो हमको Ka चाहिए ना कि Kb चाहिए। तो फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, अब आप कहोगे सर सॉल्ट अपॉन जो एसिड है ये तो बराबर है, और अगर ये बराबर है तो ओवरऑल लॉग की वैल्यू कितनी हो गई है? 0। तो भाई जो pK है वही pH है। तो देखिए pKb कितना है? pKb है 10 की पावर 10, तो Kb है तो Ka कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4। तो सीधी सी बात है, अगर K 10 की पावर माइनस 4 है तो pH कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो है द IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107। तो 107 को आपको याद ही होगा, 1 को अन बोलते हैं, 0 को नील बोलते हैं, S को S बोलते हैं, सेप्ट। तो बिल्कुल सही लिखा है ये। उसके बाद बोला गया है द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीसीज Mg+2 Al+3 आर Al। बहुत ही गलत है, क्योंकि ये तो सबसे छोटा होने वाला है भैया, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो यही स्टेटमेंट क्या हो गया है? रॉन्ग और इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब यही आंसर है आपका। क्या चीज़ क्लियर है? आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर। तो ये आपको पता है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो जितना आप लेफ्ट में होगे, लेफ्ट का मतलब S ब्लॉक, उसका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसमें होने वाला है? Na में। इसका मतलब तुम तो वैसे ही गलत हो गए। और Na के बाद क्या आएगा? Mg आएगा, S ब्लॉक है, और B उससे थोड़ा कम हो जाता है। तो NaMgB आंसर होना चाहिए, NaSi NaMgB NaMg। तो सब कुछ गलत हो चुका है। सीधे सीधे आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट। क्यों ऐसा? अरे फॉस्फोरस है, ये मेटल नहीं है, ये तो नॉन मेटल है, तो सबसे कम यही आएगा। और उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन मेटलॉइड जैसा होता है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आपको ज्योमेट्री बतानी है, और इस ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कितने सारे करे हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको बोलते हैं। फिर भी अगर आपको सब नहीं आता है इसमें तो भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो देखिए जो आपको आता है जनरली वही कर देते हैं अपन। NiCl4 सबको पता होगा। NiCl4 में Cl क्या है? वीक फील्ड लिगेंड, और Ni+2 पे चार्ज कितना होता है? 3d8। तो अगर ये 3d8 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होनी नहीं है, और पेयरिंग नहीं होगी तो आंसर होगा sp3। और sp3 क्या होता है? sp3 होता है आपका टेट्राहेड्रल। तो C का आंसर फोर्थ आएगा, C का आंसर फोर्थ। तो तुम गलत। अब आंसर A और B में बचा है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके पास। तो देखो CONH3 तो क्या हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि CO पे चार्ज कितना है? +3 है। अगर CO पे चार्ज +3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d6, और साथ में आ रहा है SFL। तो अगर ये SFL आ रहा है तो बताइए क्या आंसर होने वाला है? क्या आपको पेयरिंग आती है? पेयरिंग मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयर होता है। तो 3d6 है, तो 3d6 है, तो अगर इसमें पेयरिंग हम लोग करा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल। और इसका आंसर जो आएगा ऑक्टाहेड्रल। बी का फर्स्ट आ रहा है, चेक करिए, बी का फर्स्ट आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होने वाला है? फोर्थ होने वाला है। FeCO5 आपको पता है, FeCO5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sp3d। क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल बाई पैरामिडल। और अगर हम लोग बात करेंगे PtCl2, क्योंकि Pt कहाँ पर आता है? NiPd/Pt, बेसिकली 3d 4d 5d सीरीज। ठीक है, तो 3 के बाद वाले जो सीरीज होते हैं D में, वहाँ पर हमेशा जो लिगेंड्स हैं
वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, SFL। तो आंसर क्या हो जाएगा, DsP2। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये आपके सामने कोऑर्डिनेशन का बहुत ही इजी क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अगला है फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द प्लॉट कॉन्सेंट्रेशन R वर्सेस टाइम हैज अ निगेटिव स्लोप। तो ये तो ग्राफ देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि ऑर्डर कौन सा है, 0 ऑर्डर है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो देखिए कैसे आता है। आपको याद होगा हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं, याद है क्या आपको, A माइनस A नॉट माइनस A इज इक्वल्स टू KT। अगर आप गौर कर पा रहे हो तो ये x इज इक्वल्स टू KT लिखा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT, तो y इज इक्वल्स टू C माइनस MX। तो ये हो गया आपका कौन सा ऑर्डर, 0 ऑर्डर। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद है, बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। अगर हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं तो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, ठीक है, बट एट अ पर्टिकुलर टाइम ओनली वन एटम कैन डोनेट द लोन पेयर। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन है, इथाइलिन डाईएमीन, ये तो सॉरी इथाइलिन डाईएमीन क्या लिखा है, एमीन टेट्रा एसीटेट आयन, अरे कहाँ, ये तो बहुत बाई पॉली में चला जाएगा, ऑक्सलेट, ये ईएन है इथाइलिन डाईएमीन, और ये है थायोसाइनेट, आपको पता ही होगा NCS और SCN, याद आ रहा है, ये क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन की बात करते हैं, फिर बोला गया है कि एक आपको डेटा गिवन है और फिर है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद डेल्टा G ऑफ द रिएक्शन। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या अपन को यहां से डेल्टा U गिवन है, ठीक है, डेल्टा S गिवन है, तो सबसे पहला आपको इंथैल्पी निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल NG/RT, ये सबने सुना होगा। तो यहां से क्या आएगा बेटा, डेल्टा H, ठीक है, और जब डेल्टा H आ जाए तो फिर आपको जो सॉल्व करना है कि डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल S। अब ये जो लिखा है इसी से आंसर आएगा। अगर डेल्टा G आपका पॉजिटिव आ जाएगा तो प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो प्रोसेस हो जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस। और जब आप वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे, वो आप करिएगा, तो जो यहाँ से आंसर आएगा डेल्टा G पॉजिटिव आ जाएगा और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.63 प्लस में। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रोसेस हो जाएगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब डेटा आप लोग पुट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। तो देखिए फॉर्मल चार्ज बहुत ही सिंपल सा है और ये क्वेश्चन हर बार क्लास में आपको हर टीचर कराता है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फॉर्मल चार्ज, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 6, ठीक है, टोटल बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, ठीक है, और बॉन्ड कितना है, 1, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, मतलब 2 हो गए। तो चाहे बॉन्ड लिख लो चाहे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 लिख लो। तो यहाँ पर -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। अगर हम लोग इसकी बात करें तो कितना आएगा, 6 - 4, और ये हो जाएगा अगर हम लोग लिखेंगे -2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 0, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 2 एंड कितना है यहाँ पर 3, तो आंसर कितना आएगा, +1। तो आप देखेंगे बोला गया है 2, 1, 3 में बताना है, तो 2 में कितना है 0 और 1 में कितना है बेटा आपका +1 और उसके बाद 3 में कितना है -1। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है सबको? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सब यहाँ तक तो बच्चों को याद भी होता है आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है बताना है कि इनमें से किसमें Kp इज इक्वल्स टू Kc है। केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल Ng। क्या चीज़ क्लियर है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल Ng, ठीक है। अब जहां पर डेल Ng 0 हो जाए वो आंसर है। तो देखो डेल Ng यहाँ पर कितना है बेटा, बोला गया नॉट इक्वल है, सॉरी नॉट इक्वल, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो 2, 1, 1 ये तो 0 है, नहीं होगा। 2, 1, 1 ये भी 0 है, नहीं होगा। 2, 3, 1, 2 -4 -2, इसका मतलब ये आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो डेल Ng है
वो -2 आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है और इसमें भी del Ng 0 है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया है केमिकल काइनेटिक्स का और आपको बताना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, अगर आप इसको रिलेट कर पाए तो ये फॉर्मूला लिखा है ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA/R T। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू लिखी है ना 1.25, तो ये वैल्यू है EA/R इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁴, और यहाँ से जो EA की वैल्यू आएगी 1.25 इंटू 10⁴ इंटू R, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान रखना किलो में सॉल्व करना है क्योंकि आंसर इसमें किलो में दिया गया, देखो किलो कैलोरी में, तो पहले ये कैलोरी में आएगा, जब आप किलो में सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24.84। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4। क्या चीज़ क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कोऑर्डिनेशन से आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन से आइसोमेरिज्म। तो देखिए आइसोमेरिज्म की बात बहुत ही सिंपल सा है। तो इसमें सबसे पहले जो आप समझेंगे बहुत ईजिली उसे बताते हैं। देखो ये दिख रहा है NO2, और आपको पता है कि जो NO2 होता है वो एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है, और जो एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है वो हमेशा लिंकेज आइसोमर शो करता है। इसका मतलब सी का आंसर तो 4th होने वाला है। चेक करें सी का 4th, लीजिए सॉल्व हो गया सी का आंसर 4th। मतलब आपको इसके अलावा कुछ ना भी आए तो भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैच द कॉलम तो आप ऐसा मानिए कि ये बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं ये क्या लिखा है बेटा। ये लिखा है Ma3B2 और Ma3B2 सॉरी Ma2B2। A2B2 में दो ही फॉर्म हो सकते हैं, सिस और ट्रांस। मतलब क्या हो जाएगा इसका? ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। और ये EN3 है, EN3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो देखो CO कुछ ऐसा बनता है स्ट्रक्चर। एक मिनट, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ये ऐसे लिंक होता है, ये ऐसे और ये ऐसे। इसमें कोई भी POS नहीं होता है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन का। क्या चीज़ क्लियर है? आंसर आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, चलिए ख़त्म ही हो गया है। तो ये कुछ आपके जो नीट का 2026 का पेपर था, तो ये अपन लोगों ने फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक इसमें पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आप इसमें नंबर, इस डेटा से अपने मार्क्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।